हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर सॉल्यूशंस का टॉपिक आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के साथ हम लोग इसमें एजियोट्रोप्स के बारे में भी जानेंगे। आई होप आपने इस टॉपिक के बारे में इससे पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, और अगर आपको इससे पहले इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं भी पता है तो आज मैं इस टॉपिक को आपको बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर समझाऊंगा, इन डेप्थ समझेंगे इन सभी टॉपिक्स को। तो इससे पहले मेक श्योर कि जो हमारे पास इससे पहले के टॉपिक्स है जैसे हेनरीज लॉ एंड रॉल्स लॉ, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पर इस टॉपिक को लिंक करते हैं। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे आज के टॉपिक का नाम था अपने पास आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टॉपिक से जो कि अपने पास आइडियल सॉल्यूशन। देखिए आइडियल सॉल्यूशन को समझते हैं और आइडियल सॉल्यूशन में इस वर्ड को समझते हैं आइडियल। आइडियल चीज़ क्या होती है? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मेरे मन मुताबिक चले, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा यहाँ पर होता रहे, वैसा मेरे को चीज़ें जो है वो देखने को मिले। बट हमारे पास जो ये फिजिकल वर्ल्ड है, मीन्स अगर हम लोग अपने रियल वर्ल्ड की बात करें तो रियल वर्ल्ड में आइडियल जैसा जो शब्द है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं बोलूँ आइडियल चीज़ें होती नहीं है ज़्यादातर जगह। तो ये जो आइडियल सॉल्यूशन है, वैसे ही हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन को भी आप समझिए कि जो आइडियल सॉल्यूशंस हैं, आइडियल सॉल्यूशंस मतलब जैसा हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, ये एक सिचुएशन हम लोग यहाँ पर एक एक्सपेक्ट करके चलेंगे, लेकिन हमारे पास नेचर में या मैं बोलूँ कि हमारे पास केमिस्ट्री में ऐसे बहुत कम सॉल्यूशंस होते हैं जो कि आइडियल होते हैं, और अगर वो होते भी हैं तो बहुत थोड़ी वैल्यू के लिए होते हैं। लेकिन अब उस आइडियल को समझ लेते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन होंगे क्या। देखिए आइडियल सॉल्यूशन आपके पास वो सॉल्यूशंस हैं जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे और ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूट की जो अमाउंट है, अगर सॉल्यूट की अमाउंट कम या ज़्यादा करूँगा तो आपको पता ही होगा कि जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन उसमें चेंज आता है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि अगर मैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पर ऊपर या नीचे कोई वैल्यू करता हूँ तो भी ये रॉल्स लॉ को फॉलो करते हुए चलेंगे, जैसे जैसे मैं यहाँ पर कंसंट्रेशन चेंज करूंगा, या फिर अगर इन्होंने स्टार्टिंग में फॉलो किया है रॉल्स लॉ को, स्टार्टिंग कंसंट्रेशन रेंज पे किया है, तो भी एंड तक भी ओबे करते हुए जाएंगे। होता क्या है रॉल्स लॉ? रॉल्स लॉ आपको बताता था कि हमारे पास ये जो वेपर प्रेशर होता है, किसका वेपर प्रेशर? जो कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है इन द सॉल्यूशन, वो किसके इक्वल होता है? प्योर वेपर प्रेशर कंपोनेंट के प्रोडक्ट के, प्योर वेपर प्रेशर का प्रोडक्ट किसके साथ? उसके मोल फ्रैक्शन के साथ। तो जिन लोगों ने रॉल्स लॉ इससे पहले नहीं पढ़ा हुआ है, मैं उनको रॉल्स लॉ के बारे में बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि मेरे पास कोई दो कंपोनेंट्स हैं सोल्यूशन में, एक कंपोनेंट होगा आपके पास ए और एक कंपोनेंट होगा बी। तो शुरुआत में मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो अपने पास कंपोनेंट है ये सॉल्वेंट है और कंपोनेंट बी अपने पास सॉल्यूट है। जब ये कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी मिल जाएंगे तो अपने को सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब मेरे पास सॉल्यूशन में जो उसका वेपर प्रेशर है, वो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ए के कारण भी होगा, बी के कारण भी होगा। तो वेपर प्रेशर जो ए का है ये इक्वल होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। और सेम चीज यहां पर होगी वेपर प्रेशर ऑफ बी के साथ, जो कि हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी, मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। तो यहां पर ये जो हम चीजें लिख पा रहे हैं, ये क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि ये रॉल्स लॉ ने हमें बताया था, उनका यही कहना था कि वेपर प्रेशर फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स वेपर प्रेशर, मींस प्योर कंपोनेंट्स वेपर प्रेशर एंड मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन। जहां पर ये जो प्योर चीज को हम लोग पी नॉट ए और पी नॉट बी बोल रहे हैं, इसको आप समझिए क्या है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास सिर्फ सॉल्यूशन में एक जगह पूरा सॉल्वेंट प्रेजेंट है और एक जगह सिर्फ पूरा सॉल्यूट प्रेजेंट है अलग, तो इस समय इसका जो वेपर प्रेशर होगा इसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है, और वैसे ही यहां पर बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। फिर इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाएगा और सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जब ये सॉल्यूशन में पहुंच जाएंगे तो अब इनका जो वेपर प्रेशर है वो पी नॉट है और पी नॉट भी नहीं रहेगा, इनका वेपर प्रेशर पी और पी बी बन जाएगा। पर उस पी ए की वैल्यू कितनी होगी? पी नॉट ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स ए, और पी बी की वैल्यू कितनी होगी? पी नॉट बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स बी। यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं आइडियल सॉल्यूशन के, आप देख सकते हैं, जैसे बेंजीन टॉल्यूइन है, एन हेक्सेन एन हेप्टेन है, ब्रोमो इथेन आइडो इथेन है, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। तो ये अपने पास कुछ एग्जांपल्स हो गए जो कि आपके पास आइडियल सॉल्यूशंस कंसिडर करे जा सकते हैं। मीन्स ये वो सॉल्यूशन है जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहे होंगे ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। बट ये भी जो आपके पास सॉल्यूशन आप देख रहे हो, इसमें भी हमारे पास कंसंट्रेशन लिमिट लगी हुई होती है। ये भी हम लोगों के पास एक डेफिनेट कंपोजिशन है, डेफिनेट कंसंट्रेशन पे ही आपको रॉल्स लॉ फॉलो करते हुए दिखेंगे। तो पहले जो रॉल्स लॉ आया है, रॉल्स लॉ के हिसाब से आइडियल सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं। देखो अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं कि आइडियल सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं, तो आइडियल सॉल्यूशन कैसे बन रहे होंगे? शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत हुई थी सॉल्वेंट की सॉल्यूट के साथ, कि मैंने सॉल्वेंट को ले जाकर के सॉल्यूट में मिला दिया। जब तक आपके पास सॉल्वेंट सिर्फ सॉल्वेंट है,
तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स वो एक दूसरे से किससे जुड़े हुए होंगे, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। तो मैंने बोल दिया कि सॉल्वेंट के बीच में अपने पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो हो गई ए इंटरेक्शंस। ए इंटरेक्शंस का मतलब हो गया सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। मतलब अभी जो सॉल्वेंट है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास अपनी अपनी प्योर फॉर्म में है। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स दूसरे सॉल्वेंट पार्टिकल्स के साथ जिस फोर्स के साथ जुड़े हुए होंगे ये सेम होगी। किसके साथ सेम होगी? बी इंटरेक्शंस। देखो बी इंटरेक्शंस का मतलब क्या है? बी इंटरेक्शंस का मतलब है अपने पास सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस। तो इस केस में सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस भी सेम है और सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शंस भी सेम है। मतलब जिस टाइप की बॉन्डिंग आपको सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में देखने को मिलेगी या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में देखने को मिलेगी, वैसे ही बॉन्डिंग यहां पर सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच में भी रही होगी। और अब फाइनली क्या होगा? फाइनली मैं इन दोनों को मिला दूंगा, तो अब मेरे पास बॉन्ड किसके बीच में बन जाएंगी या इंटरेक्शंस किसके बीच में स्टैब्लिश हो जाएंगी? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। तो कहते हैं कि ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच की इंटरेक्शंस है ना, ये भी इक्वल ही होती है या मैं बोलूं सेम ही होती है। तो ए इंटरेक्शंस इक्वल्स टू बी इंटरेक्शंस इक्वल्स टू ए बी इंटरेक्शंस। तो जब भी कभी ऐसा किसी सॉल्यूशन में केस बन सकता है तो वहां पर आपके पास एग्जिस्ट करेंगे आइडियल सॉल्यूशंस। तो ये हो गई अपने पास सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इंटरेक्शंस। तो सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस में मेन पॉइंट यही होता है, जो इसको समझने की सबसे पहली चीज है कि यहाँ पर सॉल्वेंट सॉल्वेंट की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वही सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, और जो मेरे पास फाइनल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आएंगी वो भी सेम रहेंगी यहाँ पर सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट के साथ। फिर देखो अब इसमें जो आपके पास नेक्स्ट चीज है, जैसा कि हम लोगों ने बोला कि इसमें हम लोगों को रॉल्ड्स लॉ लगाना है। अब अगर यहाँ पर रॉल्ड्स लॉ लगाना है तो देखते हैं कि रॉल्ड्स लॉ यहाँ पर कैसे और किस तरीके से काम करेगा। अगर मैं रॉल्ड्स लॉ की बात करूं तो रॉल्ड्स लॉ आपको ये बताता है कि जो पी ए है इसकी वैल्यू होगी पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और वैसे ही मेरे पास पी बी की वैल्यू होगी पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो मैं पहले यहां पर पी ए लिख देता हूं, ये हो गया पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और सिमिलरली मेरे पास जो पी बी है ये हो गया पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब अगर मेरे को टोटल वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का, तो जो टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वो किसकी वजह से होगा भाई? वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब हम लोग जहां पे पी ए लिखा है पी ए की जगह लिखेंगे पी नॉट ए एक्स ए, तो पी इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए और प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, तो ये हो गई अपने पास टोटल प्रेशर की यहां से वैल्यू। बाकी अभी मैं इसमें कुछ ऐसा चेंज नहीं कर रहा हूं, चेंज करने का मतलब अभी किसी का मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं कर रहा हूं। जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर आपको बताऊंगा कि इसको हम लोग चेंज क्यों करते थे और क्यों फाइनल इक्वेशन को रीअरेंज करा जाता था जब वो टॉपिक आएगा। तो आइडियल सोल्यूशन में जब हम लोगों ने रॉल्ड्स लॉ अप्लाई करा, तो रॉल्ड्स लॉ अप्लाई करने के बाद यहाँ पर जो टोटल प्रेशर आ रहा है वो पी ए प्लस पी बी लिखा गया, जो कि पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी हो गया। बाकी ये वाली चीज आपने इससे पहले भी पढ़ी हुई होगी। लेकिन अब जो आइडियल सॉल्यूशन है, किसी भी आइडियल सॉल्यूशन के अपने पास जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है, अब जरा उसकी बात कर लेते हैं कि ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए सबसे पहली चीज, अगर मैं एक आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं तो आइडियल सॉल्यूशन का जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो तो ये है कि यहां पर जो वॉल्यूम चेंज है अपॉन मिक्सिंग वो मेरे पास 0 होता है। अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम चेंज अपॉन मिक्सिंग इक्वल्स टू 0 जो बात कही जा रही है, इसको समझते हैं चीज क्या है। देखिए कह रहे हैं कि आइडियल सॉल्यूशन जब बनते हैं तो वहां पर जो वॉल्यूम चेंज है मिक्सिंग पर वो 0 रहता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास सॉल्यूट अगर 50 ml और 50 ml आपके पास सॉल्वेंट था, तो अगर मैंने एक 50 ml का सॉल्यूट मिलाया है किसके साथ? एक 50 ml सॉल्वेंट के साथ। अच्छा, क्योंकि हम लोग पहला कंपोनेंट सॉल्वेंट मानते हैं तो चलो मैं लिख देता हूं सॉल्वेंट, तो ये 50 ml हो गया अपने पास सॉल्यूट। तो आपको ये बोला जा रहा है कि अब मेरे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो एग्जैक्टली 100 ml का होगा। तो यहां पर वैल्यू ना 100 ml से कम होगी ना 100 ml से ज्यादा होगी। तो कोई वॉल्यूम चेंज तो आया नहीं है। क्यों नहीं आया वॉल्यूम चेंज यहां पर? क्योंकि मेरे पास जो मिक्सिंग का सम है, अगर मैं सॉल्यूशन पर देखूं कि मैं जिससे पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करता तो मेरे पास जो वॉल्यूम सम है वो 100 ml बन रहा था, और बाद में जब ये दोनों कंपोनेंट मिक्स हो गए तो भी यहां पर सम कितना बन रहा है वॉल्यूम का? 100 ml ही बन रहा है। तो कोई भी चेंज यहां पर वॉल्यूम पर आ नहीं रहा है मिक्सिंग करने पे। तो ऐसा सिर्फ कहां पर हो सकता है? ऐसा सिर्फ आपके पास आइडियल सॉल्यूशंस में हो सकता है। अब यहाँ पे जो दूसरी चीज है आपसे वो ये बोली जाएगी कि इसका जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है अपने पास हीट चेंज अपॉन मिक्सिंग। तो यहां पे जो हीट चेंज अपॉन मिक्सिंग है वो भी 0 है। तो हीट चेंज अपॉन मिक्सिंग कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो आपके पास इंथैल्पी चेंज अपॉन मिक्सिंग ये भी 0 है। अब ये जो 0 यहां पर बात बोली जा रही है, ये देखो इसको आप समझो कि ये कैसे हो रहा है। यहां पर ये बोला जा रहा है कि कोई भी जो
चेंज है हीट में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ होगा? ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में, और फाइनली यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसके बीच में बन जाएंगे, इंटरेक्शंस किसके बीच में बन जाएंगी, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। आपको पता ही होगा कि अगर मेरे को पुराने बॉन्ड तोड़ने होते हैं तो उसके लिए एनर्जी लगती है, और जब नए बॉन्ड बनते हैं तब एनर्जी रिलीज होती है। तो एक प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक और एक प्रोसेस होता है अपने पास एक्सोथर्मिक। क्योंकि यहां पर जो मैग्नीट्यूड है फोर्सेस का, कौन सी फोर्सेस का, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का, वो सेम रहता है। तो अगर मैग्नीट्यूड में ही कोई चेंज नहीं आएगा फोर्सेस में, तो मेरे पास यहाँ पर हीट जो चेंज है वो हीट चेंज भी कोई देखने को नहीं मिलता, और जो हीट चेंज है सॉल्यूशन में वो अपने पास कैसे रहता है, जीरो रहता है। ठीक है, आई ये चीज समझ में? तो इंथैल्पी चेंज अपॉन मिक्सिंग भी जीरो रहेगा, वैसे ही वॉल्यूम चेंज अपॉन मिक्सिंग भी जीरो रहेगा। हीट चेंज का मीनिंग मैग्नीट्यूड जब तक चेंज नहीं होंगे यहाँ पर फोर्सेस के, तब तक वहां पर कोई हीट में भी चेंज आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि नए बॉन्ड बनाने के लिए, जो नए बॉन्ड बनाने का मतलब है कि मेरे पास अगर जैसे पहले कोवेलेंट फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही थी, अब हो सकता है कि कोवेलेंट के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनने लग जाए। तो यहाँ पर जो नेचर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का वो बदल रहा है, वो बिल्कुल पहले जैसा नहीं है। लेकिन अगर मैं नेचर को बदलूंगा ही नहीं, मींस नए बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, तो कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी, और पुराने बॉन्ड जब टूटते हैं तब एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। तो इसीलिए इस केस में मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया, तो हम लोगों ने क्या बोल दिया कि यहाँ पर जो हीट चेंज है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये होता है किसी भी आइडियल जो सॉल्यूशन है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक, वॉल्यूम चेंज इज जीरो एंड ऑल्सो हीट चेंज इज जीरो, और उसके साथ साथ इन्हें रॉल्स लॉ को तो ओबे करना ही करना है। लेकिन अब यहां से जो सबसे जरूरी चीज आती है वो है आइडियल सॉल्यूशंस का अपने पास ग्राफ। देखिए आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ को हम लोग समझते हैं, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। जो ग्राफ होता है, सबसे पहली चीज तो ग्राफ यहां पर प्लॉट किया जाता है। तो आप ग्राफ को अब जरा यहां पर ध्यान से समझना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है ये। देखो मैं अगर ग्राफ की बात करूं तो हम लोग यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर एक एक वेरिएबल ले लेते हैं। चलो मैं आपसे बोलता हूं कि अपने पास जो एक्स एक्सिस है, पहले एक्स एक्सिस का वेरिएबल फिक्स कर देते हैं। एक्स एक्सिस पर मैं प्लॉट करूंगा सिर्फ मोल फ्रैक्शन को। तो मैंने यहां पर एक्स एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन को प्लॉट किया है, और सिमिलरली जो आपके पास ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर हम लोग प्लॉट करने जा रहे हैं वेपर प्रेशर। देखो आपको वो इक्वेशन याद रखनी है। इक्वेशन कौन सी याद रखनी है? P इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, और फिर या मैं इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। जब आपके सॉल्यूशन की स्टार्टिंग होगी, देखो सॉल्यूशन की स्टार्टिंग में क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, अपने पास प्रेजेंट होता है प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब जैसे आप सॉल्वेंट लेकर के आओगे, आप सॉल्वेंट को क्या करोगे, आप सॉल्वेंट को डाइल्यूट करोगे। किससे डाइल्यूट करोगे? सॉल्यूट उसमें मिलाते रहोगे, तो अब सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होगी और सॉल्यूट की बढ़ती चली जाएगी। तो स्टार्टिंग जब मेरे पास होगी तो यहां पर जो मोल फ्रैक्शन है बी का वो रहेगा जीरो। और बी कौन सा कंपोनेंट है अपने पास? बी कंपोनेंट है सॉल्यूट, और ए कंपोनेंट है अपने पास सॉल्वेंट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा इस पूरे चैप्टर में कि जो कंपोनेंट ए है वो सॉल्वेंट है और कंपोनेंट बी सॉल्यूट है। तो स्टार्टिंग में एक्स बी जीरो है। अब दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 होता है, तो स्टार्टिंग में किसका मोल फ्रैक्शन 1 रहा होगा? यहाँ पर सॉल्वेंट का, क्योंकि अभी सिर्फ प्योरली यहाँ पर सॉल्वेंट प्रोड्यूस रहेगा, सॉल्वेंट प्रेजेंट रहेगा। फिर हम लोग अगर इसको देखें आइडियल रेंज में, अगर इसको ले जाएं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसकी वैल्यू जीरो से मैक्सिमम कहां तक जा सकती है? ज्यादा से ज्यादा आखिरी में यही हो सकता है कि आपने इतना ज्यादा सॉल्यूट मिला दिया उस सॉल्यूशन के अंदर कि सॉल्वेंट जो है वहां पर सॉल्यूट के बराबरी का रहा ही नहीं, मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया। इतना नेग्लिजिबल हो गया कि अब मैं जो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इसको क्या मान लूंगा? जीरो उसके आगे। तो आइडियल रेंज हो गई है एक तरीके से। वैसे ऐसा करना, इसलिए मैंने बोला था पॉसिबल नहीं होता, तो ये अपने पास एक आइडियल रेंज है कि अगर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू की स्टार्टिंग जीरो से हो रही है, मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन स्टार्टिंग में जीरो है, तो आखिरी में 1 तक जा सकता है। और सिमिलरली उसी वक्त सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 रहा होगा तो वो फाइनली जीरो हो सकता है। तो इसके बीच में ही मेरे पास हमेशा वैल्यूज निकलेंगी। जब तक आपके सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, सिर्फ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो तब तक जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो क्या होगा भाई? वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट ए, मींस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो उसको मैं प्लॉट कर देता हूं यहां पर वाई एक्सिस पर। ये हो गई मेरे पास वैल्यू पी नॉट ए की, जो सबसे पहली वैल्यू यहां पर मार्क करी गई है, ये है अपने पास पी नॉट ए। देखो अब इसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जाओगे आप किसका? सॉल्यूट का, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का कम हो रहा है। अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन कम होने के साथ साथ यहां पर
जो पार्शियल प्रेशर है ए का वो भी तो कम होता चला जाएगा सॉल्यूशन में, ठीक है, एंड में जाकर के जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपको जो हेनरीज लॉ है, हेनरीज लॉ बताता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। अगर मैं मोल फ्रैक्शन कम करूंगा तो ये जो पार्शियल प्रेशर है इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो हम लोगों ने जैसे जैसे यहाँ पर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम किया आगे बढ़ते हुए, वैसे ही अब ये सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, इसकी वजह से इसका जो वेपर प्रेशर मैक्सिमम था अब ये आखिरी में जाकर के जीरो हो जाएगा। लेकिन इसी के अपोजिट क्या होगा, इसी के अपोजिट जो सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, इसकी सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है मोल फ्रैक्शन 0 से 1 तक जा रही है, तो इसका जो पार्शियल प्रेशर अभी बढ़ता चला जाएगा। और जो हम लोगों को यहां पर ग्राफ बनाना होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनानी होती है। तो आखिरी में, अब आखिरी में एक सिचुएशन क्या बनेगी, जहां पर आकर के आपके सॉल्यूशन में सिर्फ क्या प्रेजेंट है, आपके सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट है अब सॉल्यूट, और सॉल्वेंट तो यहां पे प्रेजेंट ही नहीं है। तो भैया वेपर प्रेशर भी किसका होगा, पूरा का पूरा, यहां पे वेपर प्रेशर भी तो प्योर कंपोनेंट बी का हो गया। प्योर कंपोनेंट बी का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, तो मैं इसको लिख देता हूं पी नॉट बी, ठीक है। और अगर अब मेरे को निकालना है टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, तो उसके लिए पी नॉट ए से पी नॉट बी की लाइन को हम लोग कर देंगे यहां पर ज्वाइन, तो ये आपके पास बन जाएगा टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशंस। तो इन सारी वैल्यूज को कर देते हैं मार्क कि क्या क्या चीजें हैं। ये हो गया अपने पास टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। फिर उसके बाद जो आप ये नीचे वाली लाइन देख रहे हो जो कि पी नॉट ए से यहां तक जा रही है जीरो तक, जो कि लाइन पी नॉट ए से जीरो तक जाएगी, वो किसको बताएगी, वो बताएगी पार्शियल प्रेशर, किसका पार्शियल प्रेशर है, ये ए का। और वैसे ये ऊपर वाली लाइन हो गई अपने पास पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। अब मैंने यहां पर जो पी नॉट ए है और जो पी नॉट बी है, अगर आप इसको देखोगे तो मैंने पी नॉट बी की जो वैल्यू है, पी नॉट बी की वैल्यू यहां पर एक हाइयर टर्म पर बना रखी है, ठीक है। मतलब जो वेपर प्रेशर है ना प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से यहां पर किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, प्योर सॉल्यूट बी। तो इसका मतलब जो आपका सॉल्यूट है वो कैसा रहा होगा, यहाँ पर वोलाटाइल रहा होगा। अगर सॉल्यूट वोलाटाइल होता है तो वोलाटाइल सॉल्यूट्स क्या करते हैं, वो आपको जल्दी से वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करके देते हैं और सॉल्वेंट से ज्यादा रखेंगे, और ओवरऑल जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसे प्लॉट किया जाता है आइडियल सॉल्यूशंस का ग्राफ। तो ये है अपने पास ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और ये अपने पास कैसा होता है कि लीनियर फंक्शन होता है। तो जो भी आप ये वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर प्लॉट कर रहे हो, ये लीनियर फंक्शन है, किसका लीनियर फंक्शन है, कंसंट्रेशन का, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन का। तो आई होप आपको सबसे पहला वाला टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशंस के पीछे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जांपल्स, डायरेक्टली कभी कभार पूछ ले जाते हैं इन दी टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस आपसे बोर्ड में, तो इसलिए एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। और बाकी ग्राफ जो है, ग्राफ आपको इसलिए हेल्प करेगा इस टॉपिक को समझने में, क्योंकि यहाँ पर जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसका काम क्या है। तो आप देख सकते हो जो इक्वेशन हम लोग बना रहे हैं, अब यहाँ पर आप इसकी अगर एक्सए की वैल्यू जीरो कर दोगे तो ये जो प्रेशर है पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये जो टोटल प्रेशर है किसके इक्वल हो गया, पी नॉट बी एक्स बी, मतलब पी इक्वल्स टू पी बी, क्योंकि ये पी नॉट है जीरो है। सिमिलरली अगर मैं एक्स बी जीरो कर दूं तो एक्स बी जीरो करते ही क्या होगा, ये पी बी जीरो हो जाएगा, तो पी किसके इक्वल आ जाएगा, पी ए के। अब इसके बाद आगे जो स्टार्टिंग करते हैं, आगे स्टार्टिंग करते हैं हम लोग इसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। तो नेक्स्ट ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आ रहे हैं अपने पास। अब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को समझते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या है। देखिए जैसे यहाँ पर अब लिखा हुआ है कि जो केस है अपने पास वो आइडियल नहीं रहेगा, वो नॉन आइडियल हो गया है। तो इसका मतलब है कि पिछली बार जो आपने कंडीशंस पढ़े हैं, जो सेट ऑफ कंडीशंस थे, वो भी यहाँ पर सिमिलर तो होंगे नहीं, वो भी बदल जाएंगे। तो जो सबसे पहली चीज है वो तो यही थी कि इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते थे जो आइडियल सॉल्यूशन से ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। वहीं जो आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, राउल्ट्स लॉ को बिल्कुल भी ओबे नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो मींस अब हम वो सॉल्यूशंस देखेंगे जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यहाँ पर बना रहे हैं, वो सारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ही होते हैं मेनली। लेकिन इसकी जो स्टार्टिंग है वो हम लोग कहां से करेंगे, इंटरेक्शन से, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम लोगों ने आइडियल सॉल्यूशंस पढ़े थे तो आइडियल सॉल्यूशंस में क्या देखा था कि जो आइडियल सॉल्यूशंस थे आपके पास, आइडियल सॉल्यूशंस में फाइनल इंटरेक्शंस और जो इनिशियल इंटरेक्शंस वो बिल्कुल एक जैसी थी। तो वहां पर तो क्या लिखा हुआ था कि ए इंटरेक्शंस के साथ बी भी इंटरेक्शन सेम थी और फाइनल ए भी इंटरेक्शन भी सेम होती थी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है, यहां पर क्या है कि जो ए इंटरेक्शंस और बी भी इंटरेक्शंस है ना, इसके बिल्कुल भी इक्वल नहीं है आपके ए बी इंटरेक्शंस। इसका मतलब है कि जो फाइनल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बन रही हैं,
फाइनल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पहले से स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है और पहले से वीक भी हो सकती है, अगर इक्वल नहीं है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो क्या होगा और वीक हो जाएंगी तो क्या होगा, इसी को हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज तो आपको इंटरेक्शंस के लिए याद रखनी है। दूसरी चीज यहाँ पर आपको क्या याद रखनी है कि जो वॉल्यूम चेंज अपॉन मिक्सिंग है वो यहाँ पर 0 नहीं रहता है। मीन्स इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं 50+50 वाली जो दो चीजें मिला रहा हूं 50+50 अब 100 ही बने, ये 100 से ऊपर भी जा सकता है और 100 से नीचे भी आ सकता है। और सेम चीज होगा अपने पास इंथैल्पी चेंज, कि जो इंथैल्पी चेंज है या जो हीट चेंज है अपॉन मिक्सिंग वो भी मेरे पास 0 नहीं होगा। तो ना ही वॉल्यूम चेंज यहाँ पर 0 रहता है, ना ही हीट चेंज यहाँ पर 0 रहता है। इसीलिए अपने पास जो सोल्यूशन है ये है नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरी में। एक होते हैं अपने पास जो पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस और एक होते हैं नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो पहला वाला केस समझते हैं जो कि है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम रॉल्स लॉ। देखिए पॉजिटिव डेविएशन को अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब यहां पर यह है कि आपका जो वेपर प्रेशर है ना सॉल्यूशन का, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा निकल करके आएगा। अगर आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर क्यों बढ़ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो इजीली वेपर प्रोड्यूस कर पा रहा होगा उसी टेम्परेचर पे। इसका मतलब अब मेरे पास जो फाइनल इंटरेक्शंस थी ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, अब वो इतनी स्ट्रांग नहीं रही। तो आपको अब कम टेम्परेचर पे ही वहां पर बॉन्ड टूटते हुए दिखेंगे और ज्यादा वेपर रिलीज हो रही होंगी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर अपने पास जो ए बी इंटरेक्शन है सोल्यूशन में वो वीकर रह जाती हैं। किससे वीकर रह जाती हैं एज कंपेयर टू ए एंड बी बी इंटरेक्शन, जो कि दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन थी जिन्होंने मिलकर के यहाँ पर सॉल्यूशन को बनाया था। लास्ट टाइम हम लोगों ने लिखा था कि जो वेपर प्रेशर होता है किसका, मींस जो ये टोटल प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, ये पीए प्लस पीबी के इक्वल होता है। लेकिन इस केस में जो पीए है ये ग्रेटर हो जाएगा पी नॉट ए एक्से से। तो रॉल्स लॉ में इक्वल होता था, यहां इक्वल नहीं करेंगे। और सिमिलरली जो पीबी है ये भी आपके पास ज्यादा होगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी से। तो आपको पता ही है कि मैं अगर टोटल प्रेशर निकालूंगा तो टोटल प्रेशर कैसे निकाला जाता है, पीए प्लस पीबी करके। लेकिन अब जो पीए की वैल्यू है वो तो पी नॉट ए एक्स से ज्यादा है और वैसे ये पी नॉट बी एक्स बी से भी ज्यादा आ रही है। तो इसका मतलब जो ये पीए प्लस पीबी आ रहा है, मीन जो आपके पास टोटल प्रेशर है ये हमेशा किससे ज्यादा होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से। ये जो सिचुएशन है, ये जो केस बन रहा है आपके पास, ये आइडियल होता था ना, जब आइडियल रहता था तब प्रेशर इतना रहना चाहिए। ये तो आइडियल का केस हो गया, आइडियल मींस जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब जो प्रेशर यहाँ पर निकल के आएगा, जो टोटल वेपर प्रेशर निकल कर आएगा वो आपकी आइडियल सिचुएशन से ज्यादा होगा। इसीलिए इसको कहते हैं पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशंस या पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो अब ये जो आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव डेविएशन का केस बन रहा है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग प्लॉट करके देखेंगे ग्राफ, जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करा था। और उसके साथ साथ मैं आपको अभी आगे इसमें समझाने जा रहा हूँ कि ये जो एस्केपिंग टेंडेंसी यहाँ पर लिखी हुई है या फिर ये जो फाइनल इंटरेक्शंस लिखी हुई है इसका मतलब क्या है। एस्केपिंग टेंडेंसी का मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था एस्केपिंग टेंडेंसी क्या है। होगा क्या, अगर सॉल्यूशन में आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दिया है तो मैं कहता हूँ ये जो व्हाइट वाले पार्टिकल्स हैं आपके पास, ये व्हाइट वाले पार्टिकल्स हैं चलो सॉल्यूट के, और जो मैं ये येलो वाले पार्टिकल्स बना रहा हूँ ये अपने पास सॉल्वेंट के। अब ये दोनों मिल जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। तो ये जब दोनों मिल गए सॉल्यूशन के अंदर तो फाइनल इंटरेक्शंस वीक हो गई, मतलब ये मिलने के बाद जो इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है बहुत वीक है। तो उसके कारण क्या होगा, अब ये फटाफट सरफेस पे आके कलेक्ट होने लगेंगे, और सरफेस पे कलेक्ट होने लगेंगे तो यहाँ से किसमें कन्वर्ट होने लग जाएंगे आगे, वेपर में। तो आपको अब उसी सेम टेम्परेचर पर यहाँ पर ज्यादा वेपर प्रेशर देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि इनकी क्या बढ़ गई है, इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई है। सोल्यूशन से वेपर बनने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ रही है, और वो किसके कारण बढ़ रही है, फाइनल जो इंटरेक्शन है उसके वीक होने के कारण। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एस्केपिंग टेंडेंसी है ए और बी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स की, वो प्योर सॉल्वेंट में या प्योर सॉल्यूट में जैसे वो थे उससे ज्यादा ही हो जाती है। तो सबसे पहले बना करके देखते हैं इसका ग्राफ। देखो अब यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये अभी एग्जांपल्स की भी बात करेंगे। पहले मैं यहाँ पर आपको इसका ग्राफ बता देता हूँ कि ग्राफ में हमारे पास क्या चेंज आएगा इस बार। देखो अगर हम लोग ग्राफ को समझें, सेम चीज जो पिछली बार करी थी वही चीज यहाँ पर भी रखेंगे। मैं एक्स एक्सिस पर जो वेरिएबल है वो किसको बना देता हूँ, मोल फ्रैक्शन को।
और वैसे ही वाई एक्सिस का वेरिएबल बना देता हूँ वेपर प्रेशर को। तो ये हो गया अपने पास मोल फ्रैक्शन एक्स एक्सिस पर, एंड वेपर प्रेशर हम लोग प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस पर। स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में पूरा का पूरा आपके पास सिर्फ सॉल्वेंट रहेगा। तो सॉल्वेंट मतलब कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन तो 1 रहता है और कंपोनेंट बी का कितना रहता था, 0। फाइनली मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 हो जाएगा और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी रेंज इतनी ही जा सकती है। किसी ने 1 से स्टार्ट किया तो 0 तक जाएगा, जिसने 0 से स्टार्ट किया 1 तक, क्योंकि इनका सम 1 से ज्यादा हो भी नहीं सकता है। तो स्टार्टिंग में जो वेपर प्रेशर है पूरा का पूरा सोल्यूशन में, किसके कारण होगा, प्योर सॉल्वेंट के कारण। तो ये हो गई आपके पास पी नॉट ए की लाइन। तो ये पी नॉट ए का पॉइंट हो गया। और वैसे ही फाइनली आपके पास सॉल्यूशन में अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1 हो जाए और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट हो जाए 0, तो अब जो फाइनल वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, पी नॉट बी के इक्वल होगा। अब आइडियली क्या होना चाहिए था, आइडियली तो यही होना चाहिए था कि ये जो आप पी नॉट ए देख रहे हो, जैसे जैसे इसका मोल फ्रैक्शन कम होगा, यहाँ पर मेरे पास जो वेपर प्रेशर है वो भी कम होता चला जाएगा। तो पहला जो मैंने प्लॉट यहाँ पर किया है वो किया है आइडियल सिचुएशन का। तो आइडियल सिचुएशन में तो भाई देखो इसी तरीके से ये चीजें होनी चाहिए थी, क्योंकि हम तो वही वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे होंगे, पी ए प्लस पीबी वाला। और वैसे ही आइडियली इसका बढ़ना चाहिए था 0 से लेकर के यहां तक, और कैसा बढ़ता था, ये बिल्कुल लीनियर बढ़ता था। ठीक है, अगर मैं इस ग्राफ को ऐसा ही बना दूं जैसा पिछली बार बनाया था, तो फिर आइडियल और नॉन आइडियल में फर्क क्या रह जाएगा, एक्सक्यूज मी। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं कि नहीं, जो आपका P है ना, P क्या है, P मींस वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन। ये जो P की वैल्यू है ये ज्यादा है P नॉट ए एक्स से, मींस PA। और वैसी जो PB है वो भी ज्यादा है किससे, P नॉट बी इंटू एक्स बी से। तो ये जो लाइन जा रही है ये वाली, ये किसको बता रही है, P नॉट ए इंटू एक्स से। आइडियल केस का जो होता था, तो इस बार जो PA है वो तो ज्यादा है ना, तो इसको हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे, इससे ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये होगा आपके पास इस बार जो वेपर प्रेशर है, तो ये वाली जो लाइन है ये बता रही है PA को, क्योंकि ये तो नीचे वाली लाइन है ना, P नॉट ए इंटू एक्स से, जो आइडियल केस में हम लोगों ने देखा था। सिमिलरली ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये P नॉट बी इंटू एक्स बी की है, पर कह रहे हैं नहीं, अब जो PB है वो भी इससे ज्यादा है P नॉट बी इंटू एक्स बी से, तो ये फिर इससे थोड़ा सा ऊपर प्लॉट होगा PB। अब बचा है आपके पास फाइनल एक चीज जिसका नाम है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो जो टोटल वेपर प्रेशर है आइडियल केस में, उसको हम लोग इसी तरीके से बनाते थे कि आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, पी नॉट ए से पी नॉट बी, तो आपको आइडियल केस का जो वेपर प्रेशर है वो पता चल जाएगा। लेकिन अब केस अपने पास आइडियल तो रहा नहीं, अब जो अपने पास केस है वो कैसा हो गया है, नॉन आइडियल। तो ये आइडियल केस वाला था। तो आप जो फाइनल यहाँ पर वेपर प्रेशर बनाना, फाइनल वेपर प्रेशर भी कैसा बनाना, इससे ऊपर की तरफ, मतलब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। बाकी मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ ग्राफ को। ये हो गया अपने पास टोटल वेपर प्रेशर की लाइन, मतलब PA प्लस PB की। बाकी नीचे वाला क्या है, ये है आपके पास आइडियल प्रेशर। तो क्योंकि ये सॉल्यूशन नॉन आइडियल है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो पॉजिटिव में सब ऊपर की तरफ बना देना। सिंपल तरीका बिल्कुल याद रखने का। और वैसे ही अगली हम लोगों को नेगेटिव डेविएशंस पढ़नी है, उसमें सारे के सारे जो प्लॉट्स हैं वो नीचे की तरफ बन जाएंगे। तो ये तो था नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पहला केस जो कि पॉजिटिव डेविएशंस का है। तो ग्राफ के बाद अब बारी आती है इसके एग्जांपल्स की, कि ये जो आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं, इससे जब क्वेश्चन पूछा जाता है आपको क्वेश्चन में आंसर कैसे करना है। मैं आपको इसमें से एक एग्जांपल समझा देता हूं। ठीक है, अगर आपको इसमें से एक एग्जांपल में समझाऊं तो वो अपने पास हो सकता है, चलो इथेनॉल वाला समझ लेते हैं। इथेनॉल का जो वाटर के साथ दे रखा है, या चाहे तो आप इथेनॉल और एसीटोन को समझो। चलो इथेनॉल और एसीटोन समझते हैं। ठीक है, इथेनॉल वाटर भी सेम ही रहेगा जैसे इथेनॉल और एसीटोन है। अगर मैं इथेनॉल की बात करूं, इथाइल अल्कोहल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पता होगा कि इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है अपने पास C2H5OH। ठीक है, और वैसे अपने पास जो एसीटोन है, एसीटोन मतलब प्रोपेनॉन, सबसे पहला कीटोन, ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में अगर मैं सिर्फ एथेनॉल को देखूं, तो एथेनॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर मैं इसको बनाऊं, तो ये रहा आपके पास C2H5OH। और वैसे अब एक और C2H5OH आएगा, ये आया आपके पास एक और C2H5OH। तो पहले वाले का O
और अगले वाले का H, इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करेगा, एक ये हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स है ना, अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शंस की हम लोग बात कर रहे थे ना, ये है वो इंटरेक्शंस। इंटरेक्शंस मींस ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अपने पास जो एथेनॉल मॉलिक्यूल्स हैं या इथाइल अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब फाइनली क्या होगा, जब इसमें आप साइक्लोहेक्सेन डालोगे, क्योंकि ये क्या है, इथाइल अल्कोहल यहाँ पर किसका काम कर रहा है, ये सॉल्वेंट का काम कर रहा है, और एसीटोन को चलो मैंने बना दिया सॉल्यूट। अब मैं अगर सॉल्यूट को यहाँ पर मिलाता हूं, तो अगर आप देखोगे जो एसीटोन है, क्या एसीटोन के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है? तो जो ये एसीटोन है, एसीटोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से नहीं जुड़े हुए होते हैं, इनके बीच में तो वैसे भी डाइपोल इंटरेक्शंस होती हैं। ये है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड है। और सिमिलरली अगर मैं यहां से आपको इसके बारे में भी समझाऊं, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, ऐसी एक और कीटोन का मॉलिक्यूल आएगा, तो इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस रहती हैं। तो देखो अब आप ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हम लोग कैसे बना सकते हैं। ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, इसमें जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को अगर हम लोग पार्शियली पोलराइज करें, तो आपको बताइए जो इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो डेल्टा नेगेटिव कार्बन पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सेम चीज नीचे होगी, डेल्टा नेगेटिव कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में अब यहाँ पर क्या आ गया, ये एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गई, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव जो आप देख रहे हो। तो ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हैं, और पहले वाले में अपने पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एसीटोन के मॉलिक्यूल्स में तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिख रही है, और इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स में आपको दिख रही है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। अब बाद में क्या होगा, अगर आपने साइक्लोहेक्सेन, अगर आपने एसीटोन को इथेनॉल में मिलाया है, इथाइल अल्कोहल में मिलाया है, तो ये क्या करेगा जाकर के, ये जाकर के पहले इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं तोड़ पाएगा, तो फिर क्या होगा, तब तक ये इसमें उतनी अच्छी सॉलिबिलिटी भी ऑफर नहीं करेगा। अगर इसने इसकी पुरानी अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ दिया, तो ये इसके साथ अब जब नई अट्रैक्टिव फोर्सेस बनाएगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है। ठीक है, एसीटोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एसीटोन के मॉलिक्यूल्स इथेनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे अब जो फाइनल इंटरेक्शन है वो वीक रह गई एज कंपेयर टू बिफोर। तो एसीटोन क्या करता है, एसीटोन जाकर के ब्रेक करता है, किसको ब्रेक करता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस को, इन अल्कोहल। जो भी आपने यहाँ पे एथेनॉल लिया था, इसको जाकर के इसने ब्रेक कर दिया। जो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट था इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में, खुद हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं रहा है। तो अब इससे क्या हुआ, फाइनल इंटरेक्शन वीक हो गई, तो हमने कह दिया भाई एस्केपिंग टेंडेंसी जो है वो बढ़ गई। तो इसी कारण यहाँ पर अब जो इथेनॉल और एसीटोन का मिक्सचर है आपके पास क्या शो करता हुआ दिखेगा आपको, पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन और पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। सेम चीज एथेनॉल और वाटर के साथ भी होगी। एथेनॉल और वाटर में भी यही होगा। अगर आप एथेनॉल और वाटर को मिला दोगे, तो पहले जो वाटर जा रहा है वो क्या करेगा, यहाँ पर एथेनॉल के जो आपके प्रीवियस हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको तोड़ेगा, जिससे एस्केपिंग टेंडेंसी अब अल्कोहल की बढ़ने लग जाएगी सॉल्यूशन में से। तो ये तो था पहला एग्जांपल या पहला टाइप नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। अब चलते हैं अगले टाइप पे, जो कि है नेगेटिव डेविएशंस। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ही है, लेकिन ये नेगेटिवली डेविएटेड रहेंगे फ्रॉम रॉल्स लॉ। पिछली बार जो फाइनल इंटरेक्शंस थी वो वीकर पड़ गई थी, इस बार जो फाइनल इंटरेक्शंस वो पहले से स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी। तो जो एस्केपिंग टेंडेंसी है, वो एस्केपिंग टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, अपने पास कम हो जानी है। तो देखो अब जब एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो गई, तो अब आप मेरे को बताओ कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है, वो वेपर प्रेशर पहले से ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। अगर फाइनल इंटरेक्शंस ज्यादा हैं, तो फाइनल इंटरेक्शन मतलब जो फाइनल बॉन्ड बना है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब सॉल्यूट ने और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स से एक दूसरे को बहुत अच्छे से होल्ड कर रखा है, तो ये फटाफट तो जाएंगे नहीं सॉल्यूशन में से बाहर, और जाएंगे नहीं तो फिर वेपर भी नहीं प्रोड्यूस करेंगे। तो इस बार जो वेपर प्रेशर है वो आइडियल केस से कम हो जाएगा। तो पिछली बार तो ये बढ़ रहा था, लेकिन इस बार ये हो जाएगा कम। तो अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं, जैसे मैं पीए की वैल्यू लिखूं, तो हम लोगों ने बोला था इट इज ग्रेटर देन, इस बार आएगी ये लेस देन पी नॉट एंड एक्स ए, मतलब आइडियल केस जो रहता था उससे कम हो गई। सिमिलरली जो पीबी की वैल्यू है वो भी कैसी आएगी, कम आएगी, पी नॉट बी इंटू एक्स बी से। तो मेरे पास जो टोटल प्रेशर है, जो टोटल प्रेशर मतलब जो पी है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू भी लेस देन रह गई पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी से, जिसमें हम लोग पी कैसे निकालते थे, पी ए प्लस पी बी करके।
तो ये आपको हेल्प करेगा अभी जब हम लोग प्लॉट करेंगे इस बार ग्राफ। तो ग्राफ की अगर प्लॉटिंग करी जाए तो देखो, ग्राफ की प्लॉटिंग से पहले हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। अच्छा, एक चीज जो पिछले वाले टॉपिक में रह गई थी, जब भी हम लोग आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं ना, ये जो नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में अगर आपके पास केस बन रहा है पॉजिटिवली डेविएटेड का, मैं यहाँ पर पहले पॉजिटिवली डेविएटेड लिख देता हूँ एक साइड। अगर पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन है तो यहाँ पर सब चीज पॉजिटिव हैंड साइड पर है, मींस वॉल्यूम चेंज जो मिक्सिंग पर है वो भी ग्रेटर देन 0 है, और जो आपके पास इंथैल्पी चेंज है मिक्सिंग पर या जो हीट चेंज है मिक्सिंग पर वो भी ग्रेटर देन 0 है। जबकि नेगेटिवली डेविएटेड में उल्टा है, नेगेटिवली डेविएटेड में ये कम रह जाएगा। तो नेगेटिवली डेविएटेड में अगर देखें तो नेगेटिवली डेविएटेड में जो वॉल्यूम चेंज अपॉन मिक्सिंग ये लेस देन 0 है, और सेम चीज जो हीट चेंज है अपॉन मिक्सिंग ये भी मेरे पास लेस देन 0 है। तो ये इन दोनों में एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस होता है भाई। पहला वाला जो पॉजिटिव डेविएशन था उसमें दोनों चीजें बढ़ करके निकल करके आ गई, 0 से बड़ा नंबर है मतलब पॉजिटिव नंबर है, और यहाँ पर ये जो दोनों नंबर है 0 से छोटे हैं मतलब नेगेटिव है, इसीलिए नेगेटिवली डेविएटेड है। अगला जो चीज आएगी इसमें वो हम लोगों को समझना है ग्राफ। तो फटाफट बढ़ जाते हैं पहले ग्राफ की तरफ। बाकी इसमें भी जो एग्जांपल्स लिखे हुए एग्जांपल्स आप लोगों को मैं समझा दूंगा। तो देखो, ग्राफ को वैसे ही प्लॉट करते हैं जैसा हम लोगों ने यहाँ पर पिछली बार इसको प्लॉट किया था। तो ग्राफ की शुरुआत करते हैं। तो हमेशा की तरह जो y एक्सिस है, y एक्सिस पर वेरिएबल ले लेंगे हम लोग वेपर प्रेशर को, और x एक्सिस पर यहाँ पर वेरिएबल ले लेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन को। तो मोल फ्रैक्शन के साथ और यहाँ पर वेपर प्रेशर के साथ इसको प्लॉट किया जाएगा। देखो, स्टार्टिंग में क्या प्रेजेंट होगा आपके सॉल्यूशन में, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट। तो x से 1 और x भी 0, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज 1 और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 0। फाइनली ये जो x है ये 0 हो जाएगा और x भी अपने पास 1 हो जाएगा, मींस आइडियल रेंज में यहां से यहां तक जा सकते थे। तो शुरुआत में जो पूरा वेपर प्रेशर वो किसके कारण होता था, प्योर सॉल्वेंट के कारण। तो ये तो प्लॉट हो गया पी नॉट ए का, और फाइनली किसके कारण होगा, पूरा का पूरा सॉल्यूट के कारण, मतलब पी नॉट बी। तो आइडियल रेंज में जो इनका पार्शियल प्रेशर है सॉल्यूशन के अंदर वो ऐसा रहना चाहिए था। पर ये तो तब होता ना अगर ये आइडियल होते, तो अभी आइडियल तो है नहीं, ये तो है नॉन आइडियल। तो देखते हैं अगर ये नॉन आइडियल हो गए तो अब क्या चेंज आएगा। तो आपको पता है ये जो हम लोग लाइन बना रहे हैं, ये जैसे इसकी लाइन है तो ये हो गई पी नॉट बी एक्स बी की। इस बार हम लोग कह रहे हैं जो पार्शियल प्रेशर है कंपोनेंट ए का सोल्यूशन में वो पी नॉट बी एक्स बी से कम है। तो फिर क्या किया जाएगा, तो फिर यहाँ पर जो प्लॉट है वो इस बार होगा ऐसे नीचे की तरफ, ये हो गई लाइन पीबी की। और वैसे ही मैं यहाँ पर इस कर्व को प्लॉट करूंगा तो ये वाला कर्व हो गया अपने पास पीए का। और बाकी इसको अगर आप लिखना चाहो तो ये पी नॉट ए एक्स ए है आइडियल केस में। तो टोटल जो प्रेशर है सॉल्यूशन का, टोटल प्रेशर जो सॉल्यूशन का आपको मिलना चाहिए था वो कैसे मिलता था, पी नॉट ए से पी नॉट बी को ज्वाइन करते थे। पर ये तो आइडियल केस का हो गया, ये तो आपके पास आइडियल प्रेशर है। अब प्रेशर आइडियल तो रहा नहीं, तो ये पहले से क्या हो जाएगा और कम हो जाएगा। तो ये कहीं यहां पर आपको प्लॉट करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये है आपके पास टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इस बार हम लोगों ने सारी चीजें नीचे बनाई है क्योंकि ये नेगेटिवली डेविएटेड है। अब ग्राफ के बाद डिस्कस कर लेते हैं, देखो एग्जांपल्स को। एग्जांपल्स में मैं आपको कोई भी एक एग्जांपल यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे इतने सारे एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं, सारे के सारे एग्जांपल नेगेटिवली डेविएटेड के हैं। तो नेगेटिवली डेविएटेड में हम लोग उठा लेते हैं एक एग्जांपल। सबसे पहले वाला ही एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। देखो, अगर मैं एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की बात करूं तो एसीटोन को भी मैंने आपको पीछे समझाया था कि एसीटोन के मॉलिक्यूल्स में क्या होती हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होती हैं। ठीक है, अब क्लोरोफॉर्म यहां पर लेकर के आ रहे हैं। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। तो ये जो CHCl3 है, जब CHCl3 को हम लोग एसीटोन के साथ मिलाएंगे तो कह रहे हैं कि यहाँ पर फाइनल इंटरेक्शन से स्ट्रांग हो गई। तो मेरे को देखना पड़ेगा ऐसा कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं जो कि पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर मैं एसीटोन को दिखाऊं तो एसीटोन है आपके पास CH3 C डबल बॉन्डो CH3। सेम चीज अगर क्लोरोफॉर्म बनाए तो ये रहा क्लोरोफॉर्म CHCl3। देखो, अब पहले वाले का ऑक्सीजन और दूसरे वाले के हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर क्या बन गया है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एसीटोन के जो मॉलिक्यूल्स थे, एसीटोन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से नहीं जुड़े थे, वो तो किससे जुड़े थे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में एक वीक इंटरेक्टिव फोर्स है।
लेकिन फाइनली एसीटोन और क्लोरोफॉर्म मेरे को हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब आपके इनिशियल इंटरेक्शन वीकर रह गई थी और अब फाइनल इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्गर हो गई है। तो ये क्या करेगा, ये इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी को रोकेगा, क्योंकि अब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म एक ही यूनिट बन गए हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू इनका इंटरेक्शन हो गया है। तो ये एस्केपिंग टेंडेंसी को करेगा कम, इसीलिए आपका जो यहाँ पर डेविएशन है वो नेगेटिव डेविएशन आ रही थी, या मैं बोलूँ जो प्रेशर था, टोटल वेपर प्रेशर था सॉल्यूशन का, वो आइडियल केस से यहाँ पर कम आपको देखने को मिल रहा था। तो इसमें एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऐसे आप सिमिलरली नीचे जितने पे आप एग्जांपल देख रहे हो वो सारे के सारे भी इसी तरीके से इस पे काम करेंगे। बाई चांस आपके पास एग्जाम में अगर लिखने को आता है, कभी आप भूल जाओ कि हमारे पास इंटरेक्शन कौन सी होती थी, नाम भूल जाओ, तो आप इतना तो लिख ही सकते हो ना कि इनिशियल स्ट्रॉन्ग है या फाइनल स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इतना भी लिख दोगे तो भी एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ ठीक है, बच्चे को कुछ तो नॉलेज है इस चीज के बारे में। तो आप इतना भी लिख के आ जाओगे तो आपको वहां पर जो हाफ मार्क्स है वो तो वैसे ही मिल जाएंगे, अगर आपने एग्जैक्ट टाइप ऑफ इंटरेक्टिव जो फोर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है इनके बीच में वो नहीं लिखी है। और हाइड्रोजन बॉन्ड की मैं आपको एक और खासियत बता देता हूँ, हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ इन तीन एलिमेंट्स के साथ ही बनता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, ये विद इन द सेम मॉलिक्यूल भी बनते हैं तो इंट्रामोलिकुलर होते हैं, और अगर बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो इंटरमोलिकुलर होते हैं। तो आज हमने जितने केसेस पढ़े हैं सारे इंटरमोलिकुलर हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो पहले मॉलिक्यूल से आ रहा है लेकिन हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल से आ रही है। तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल है। अगर इंट्रामोलिकुलर का एक एग्जांपल दूं तो इंट्रामोलिकुलर का एग्जांपल आपके पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हो सकता है। तो इसी के साथ अपने पास ये आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस खत्म होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार ये सिचुएशंस आ जाती है एक्सप्लेन करने को, एग्जांपल आपको दे देंगे, पूछ लेंगे कि भाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ गया। जैसे मैं यहीं से अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, कि आप मेरे को बता सकते हो इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले से बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। अगर मैं इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, जो टेम्परेचर है वो आपको जरूरत से ज्यादा लगेगा इस बार। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर है वो किस पे डिपेंड करता है, मैं किस तरीके की फोर्सेस को तोड़ना चाह रहा हूं। तो हम ही ने तो कहा कि इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो गई है, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। तो अब आपको थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इस सॉल्यूशन को बॉईल करने के लिए, क्योंकि आपने जो पहले हीट दी है वो किस में एब्जॉर्ब हो जाएगी, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में। तो जहां पर आपके पास फाइनल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है उनके बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलेंगे, जहां पर फाइनल इंटरेक्शन वीक है वहां पर जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसी के साथ ही टॉपिक हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब मूव कर जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि आपके पास एजियोट्रोप्स। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक भी, क्योंकि देखो इसमें कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है एजियोट्रोप्स क्या है और ये बनते कैसे हैं। तो मैं आपको आज बिल्कुल इसको सिंपलर टर्म्स में समझाऊंगा, जिसमें आपको बहुत इजीली ये चीजें समझ आ जाएंगी कि एजियोट्रोप्स हैं क्या। देखो एजियोट्रोप की एक तो होती है कि डेफिनेशन से इसको समझना, कि आपने ठीक है इसके डेफिनेशन आज से पहले पढ़ी होगी। ये होते हैं अपने पास कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, मतलब कोई भी ऐसे मिक्सचर्स या ऐसे सॉल्यूशंस जो कि सेम टेम्परेचर पे ही बॉईल हो जाएंगे, सेम टेम्परेचर पे बॉईल हो रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर मैं अल्कोहल और वाटर को मिला दूं, तो अल्कोहल और वाटर कभी भी सेम टेम्परेचर पे बॉईल नहीं होंगे। वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और अल्कोहल का टेम्परेचर जो बॉइलिंग टेम्परेचर वो अराउंड 72 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका मतलब जब टेम्परेचर पहले 72 पहुंचेगा तो वहां पर अल्कोहल की वेपर निकलेंगी, और उसके बाद जब 100 पहुंचेगा तो वाटर की वेपर। लेकिन आज हम एक ऐसा एग्जाम्पल पढ़ेंगे अल्कोहल और वाटर का जिसमें सेम टेम्परेचर पर बॉईल हो रहे होंगे। तो ये जो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स होते हैं कॉन्स्टेंटली बॉईल तो हो जाते हैं एक टेम्परेचर पर उसके लिए जो कंपोजिशन होती है वो मेरे को एक फिक्स करनी पड़ती है, और ये किसी फिक्स्ड कंपोजिशन पे ही काम करते हैं। मतलब इतना ml अल्कोहल और इतना ml वाटर, एक फिक्स्ड अमाउंट यहाँ पर कंपोजिशन की रहेगी। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर ये है कि अपने पास कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स होते हैं, जिसको कि मैं एंड कैन डिस्टिल अनचेंज इन कंपोजिशन आर कॉल्ड एजियोट्रोप्स, जैसे कि इसकी आपको यहाँ पर डेफिनेशन में देखने को मिल ही रहा है। मतलब ये चीज आपको सिंपली ये बताना चाह रही है कि मैं इन दोनों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकता हूं। तो एजियोट्रोपिक जो मिक्सचर्स हैं इनको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। क्या आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन याद है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या था? देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वहां पर काम करता है जहां पर जो दो कंपोनेंट्स आपने मिलाए हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, क्योंकि पहले जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम है वो पहले वेपर प्रोड्यूस करके दे देगा, और दूसरे जो कंडेंसिंग फ्लास्क है उसमें वो कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर ही सेम कर दिया तो वहां पर ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ना, ये काम नहीं करता है। तो इसी के कारण यहाँ पर अपने पास दो तरीके के एजियोट्रोप बनते हैं, एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग, एक होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग। और इन दोनों की खासियत ये होती है कि पहले आप इसको समझो, एजियोट्रोप्स में जो हम कंपोजिशन कह रहे हैं ना, तो लिक्विड फेज की कंपोजिशन और जो वेपर फेज की कंपोजिशन है वो सेम होती है।
तो ये बात मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कंपोजिशन के लिए। और कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो सीधी सी बात है, मैं कहना चाह रहा हूँ मोल फ्रैक्शन। तो आपके पास जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज का और जो मोल फ्रैक्शन है आपके पास वेपर फेज का, ये दोनों यहाँ पर इक्वल हो जाते हैं उन कंपोनेंट्स के लिए। तो लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं और वेपर फेज के जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया इन द टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो अपने पास जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स हैं ये दो तरीके के बन सकते हैं, एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग और एक होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग। मिनिमम बॉइलिंग को समझते हैं। देखो मिनिमम बॉइलिंग क्या है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स आपके पास वो हैं जहां पर ये टर्म आप देख रहे हो ना, मिनिमम। मिनिमम का मतलब होता है कम। तो इस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट है ना आपके पास, वो बॉइलिंग पॉइंट पहले से कम हो जाएगा। मतलब पहले दो कंपोनेंट थे, जैसे अल्कोहल का 72 था, वाटर का 100 था। तो मेरे पास जो यहाँ पर बॉइलिंग टेम्परेचर है जो कि आपको देखने को मिल रहा है, वो फॉर एग्जांपल अल्कोहल को आप जैसा इथेनॉल मिथेनॉल को सबका चेंज होता है, मैं इथेनॉल की पर्टिकुलरली बात करता हूँ। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट नियर अबाउट 78.5 होता है और वाटर का 100 है। तो इथेनॉल जो 78.5 है ये मेरे पास सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट था। लेकिन अब जो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट है वो 78.5 से भी कम हो जाएगा, तो ये पहुंच गया मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पे। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स आपके पास वो एजियोट्रोप्स होते हैं जो कि राउल्ट्स लॉ से कैसे डेविएशन शो करते हैं अपने पास, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। देखो इसका एक एग्जांपल जो दे रखा है वो एग्जांपल है अपने पास इथेनॉल एंड वाटर मिक्सचर। पर ये इथेनॉल वाटर का मिक्सचर तो है, पर ये क्या कोई सा भी हो गया, जैसे हम लोग अपने घर में इथेनॉल और पानी मिला देते हैं, अल्कोहल में पानी। तो ये वो वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आपको कंपोजिशन फिक्स करनी पड़ेगी। ये जो आपके पास कंपोजिशन है ये है 95.6% मिक्सचर ऑफ एथेनॉल। तो यहाँ पे जो वाटर है, अगर मैं बोलूं कि वाटर आपके पास पूरा पूरा 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम वाटर में 95.6 ग्राम क्या है अपने पास, एथेनॉल है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी कंपोजिशन पर काम करेगा। देखो यहाँ पर ये जो ग्राफ प्लॉट करके दे रखा है आपको, ये ग्राफ यहाँ पर प्लॉट हो रखा है एजियोट्रोप्स के लिए, और एजियोट्रोप्स में भी जो आपके पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स हैं। देखो ग्राफ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक्स एक्सिस पर मैं फिर से कंपोजिशन प्लॉट कर रहा हूँ और वाई एक्सिस पर मैं प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट। तो ये अपने पास जो वाई एक्सिस का बॉइलिंग पॉइंट है, इसमें आप देखोगे कि स्टार्टिंग में क्या दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट, इधर यहाँ पर आपको बॉइलिंग पॉइंट मार्क करके दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि क्या होगा भाई, शुरुआत में आपके सॉल्यूशन में पूरा का पूरा प्योर सॉल्वेंट रहा होगा 100% वाटर। अब धीरे धीरे इसमें एथेनॉल मिलाई जाएगी, और अगर एथेनॉल मिलाएंगे तो एथेनॉल का जो मास है सॉल्यूशन में बढ़ेगा और फाइनली 100% जाएगा और वाटर 100% से जीरो हो सकता है, वही आइडियल वाला केस। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस जो आप देख रहे थे, एक तो हो गया लिक्विड कंपोजिशन और एक हो गया अपने पास वेपर कंपोजिशन। तो अब ये सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये आप देख सकते हो ये कम होता जा रहा है मैं जैसे जैसे यहाँ पर बायोमास कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं एथेनॉल की। तो पहले ये एक पॉइंट पर पहुंचा और इस पॉइंट पर क्या हुआ कि जो अपनी लिक्विड कंपोजिशन का आप ये देख सकते हो कि लिक्विड कंपोजिशन किसके इक्वल हो गई है, वेपर कंपोजिशन के। मींस इस पॉइंट पर जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज का और जो मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज का, दोनों इक्वल हो गए। और जब हमने चेक किया तो इस वक्त कंसंट्रेशन कितनी थी यहाँ पर, 95.6%। तो अब ये जो आपका सोल्यूशन है ना, इस पॉइंट पर ये बॉईल होना शुरू हो गया। तो यहां से जो वेपर्स निकले वो अल्कोहल के भी थे और वाटर के भी थे, जबकि वाटर 100 डिग्री पे ही जो वेपर से प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये सॉल्यूशन ने वेपर कहां प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए, 78.2 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये वेपर्स जो है ये लिक्विड में आप वाटर के वेपर्स भी देखोगे, अल्कोहल के वेपर्स भी देखोगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो नहीं लगा सकते। तो ये होता है अपने पास एजियोट्रोप्स का ग्राफ, और एजियोट्रोप में मैंने आपके पास बनाया भी पहला ग्राफ जो कि था मिनिमम बॉइलिंग का। तो मिनिमम बॉइलिंग में एग्जांपल मैंने 95.6% मिक्सचर ऑफ एथेनॉल का लिया है। सिमिलरली आगे बढ़ जाते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स पे। देखिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स को समझते हैं। मैक्सिमम का मतलब है पहले से ज्यादा, कि पहले जिस भी कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट अपने ओरिजिनल फॉर्म में सबसे ज्यादा था, जो आपका टोटल बॉइलिंग पॉइंट आएगा ना सॉल्यूशन का फाइनली दोनों को मिलाने के बाद, वो पहले से भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये बन जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स का केस। तो इसका एग्जांपल होता है अपने पास HNO3 का सॉल्यूशन, जो कि नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन है, मैक्सिमम बॉइलिंग का केस बनाता है। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स अपने पास वो एजियोट्रोप्स होते हैं जो कि राउल्ट्स लॉ से नेगेटिवली डेविएटेड होते हैं। राउल्ट्स लॉ के नेगेटिव डेविएशन में एक एग्जांपल नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन भी था। देखो अब इसको भी हम लोग समझते हैं। इसका एग्जांपल होता है 68% नाइट्रिक एसिड। तो 68% नाइट्रिक एसिड आप लेकर के आए हो, इसका आपने लिया है सॉल्यूशन बाय मास, तो एक्वस सॉल्यूशन बनाया है। तो शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में भाई फिर से वही चीज होगी कि पूरा का पूरा पहले सॉल्वेंट रहेगा 100% और नाइट्रिक एसिड 0% है। तो आपके सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा उस समय,
100 डिग्री सेल्सियस किसके कारण हो रहा है ये? वाटर के कारण, क्योंकि वाटर जो है अगर वो पूरा का पूरा वाटर प्रेजेंट है तो सॉल्यूशन 100 डिग्री पे बॉईल होगा। अब आपने क्या करा, जैसे जैसे इसमें नाइट्रिक एसिड मिलाई ना, नाइट्रिक एसिड काफी वोलाटाइल होता है, तो नाइट्रिक एसिड की जब आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, आप देख सकते हो इसकी कंसंट्रेशन 0% से आगे बढ़ रही है। तो जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है नाइट्रिक एसिड की, तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ रहा है पूरे सोल्यूशन का, ये बढ़ता जा रहा है इसकी कंसंट्रेशन के साथ। अब ये एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर आप देखो वेपर कंपोजिशन, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस एंड मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेस इस जगह पर सेम हो गए। तो मेरे को वो पॉइंट मिल गया जिसकी हम लोग बात करते थे कि यहाँ पर मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेस का और वेपर फेस का सेम होता है। तो जब मैंने ये कंसंट्रेशन चेक करी कि इस वक्त कंसंट्रेशन कितनी थी, तो मेरे को पता चला इस समय जो नाइट्रिक एसिड है वो इसमें कितना है, वो 68% नाइट्रिक एसिड था। मतलब 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड इस वक्त प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ वाटर में या 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो आपके पास जो मैक्सिमम इसका बॉइलिंग पॉइंट जा सकता था वो स्टार्टिंग में 100 जा सकता था, क्योंकि प्योर वाटर का 100 है। लेकिन अगर अब आप देखोगे ना तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है सॉल्यूशन का इस फेस पर, ये आ रहा है 120.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। जबकि प्योर नाइट्रिक एसिड का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको 86 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। अगर मैं वाटर 0% कर दूं और प्योर नाइट्रिक एसिड कर दूं तो आपका ये सोल्यूशन 86 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाएगा, मतलब ये प्योर नाइट्रिक एसिड है। तो अब जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो बन गया 120.5 डिग्री सेल्सियस, और ये है मेरे पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो एजियोट्रोप्स अपने पास वही सॉल्यूशंस या वही मिक्सचर्स होते हैं जिनको मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इनकी लिक्विड फेस और वेपर फेस की जो कंपोजिशन है वो सेम हो जाती है, मोल फ्रैक्शन जो है लिक्विड फेस और वेपर फेस के वो सेम हो जाते हैं, और ये किसी पर्टिकुलर कंपोजिशन पे ही किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि मैं रैंडमली किसी भी अमाउंट में इन दोनों को मिलाऊंगा और मेरे को हमेशा एजियोट्रोप्स देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ आज के हमारा ये जो टॉपिक है खत्म होता है। तो आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक था। आई होप कि जितने भी चीजें आपको इसमें समझाई गई हैं वो अच्छे से समझ आई होंगी। कोई चीज अगर मेरे से मिस हो गई हो या कोई चीज आपको नहीं समझ आई हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर आपका कोई डाउट रह गया हो। तो जल्दी मिलेंगे हमारी एक नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में।